माननीय संसदीय कार्य मंत्री झारखंड सरकार श्री राधा कृष्ण किशोर जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद संचालिका जी। 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम की सोच, रूपरेखा और इस कार्यक्रम को उद्देश्य देने वाले हमारे राज्य विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी, राज्य के आदरणीय सम्मानीय, राज्य के विकास के प्रति एक सपना संजोए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और हमारे राजनीतिक जीवन में जहां से कुछ प्रेरणाएं मुझे मिली हैं, उनमें से एक मंच पर विराजमान है आदरणीय श्री हरिवंश जी, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं। हमारे अत्यंत प्रिय संसदीय व्यवस्था के सहकर्मी, राज्य के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जी श्री सीपी सिंह जी, मंच पर बैठे हुए इस कार्यक्रम के विशेषज्ञ श्री चक्षु राय जी, सभा के प्रभारी सचिव जी, विधानसभा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, राज्य प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के सभी अधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित प्रिंट और मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण। मेरे लिए जो विषय निर्धारित किए गए हैं, लोकतंत्र एवं समावेशी विकास, बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बातों को आपके सामने, आपके दिल तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक दो महत्वपूर्ण विषय पर जिसकी चिंता हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी की है, पूर्व अध्यक्ष जी ने भी की है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने मन की बात आप तक पहुंचाना मैं लाजिमी समझता हूं। लेकिन बहुत वो अंत में उस विषय पर मैं आऊंगा। एक चिंता की बात तो है कि जिस उद्देश्य को लेकर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वहां माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति कम होना निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। हम सबों को ये नहीं भूलना चाहिए, एक तो ये जो उद्देश्य है और दूसरा राज्य के विकास, सभी लोगों, समाज में रहने वाले, चाहे वो किसी जाति और धर्म के लोग हों, उनके लिए समेकित विकास की अवधारणा को अगर पूरा करना है तो इसी संसदीय व्यवस्था के माध्यम से ही वह मार्ग प्रशस्त होता है। यदि इस प्रणाली को हम कमजोर करेंगे, उसमें हमारी रुचि कम होगी, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कोई भी कार्यक्रम हो, प्रशिक्षण हो, प्रबोधन हो, कार्यशाला हो, तो वो मूर्त रूप नहीं ले सकेगा जिस उद्देश्य को लेकर के इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होता है। अध्यक्ष महोदय, 45 वर्षों के अपने राजनीतिक जीवन में समावेशी विकास को लेकर के मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, लोगों के विचार जाने हैं,
कई आर्टिकल भी सामने आया है, मैं पढ़ता रहता हूं। समावेशी विकास की जो अवधारणा है सिद्धांतों में, कागजों में, वह विकास जो राज्य की जनसंख्या के अधिकांश हिस्से के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, गुणात्मक परिवर्तन, आपको ये आर्टिकल में मिलेगा। आलोचनात्मक आर्टिकल भी है इसके बारे में और सापेक्ष रचना भी है इसके बारे में। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं जमीनी हकीकत से, और न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे हिंदुस्तान में यह जो अवधारणा है समावेशी विकास, आजादी के 75 वर्षों के उपरांत हम कहां तक पहुंच पाए हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रशिक्षण कार्यालय में, प्रशिक्षण शिविर में इस पर बहस होने की जरूरत है, इस पर बहस होने की आवश्यकता है। जो भारतीय संविधान का मुख्य अवधारणा है, समानता का अधिकार, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हों, जो भारत में रहने वाले लोग हैं, सामाजिक आर्थिक विकास में उनको समुचित स्थान मिले, व्यवस्था चलाने वाले, प्रणाली को अपने हाथ में रखने वाले उनके लिए कुछ करें। यह जिम्मेवारी विधायिका की है, संसदीय व्यवस्था की। यदि हम झारखंड की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो इस राज्य के निर्माण के 25 वर्ष होने जा रहे हैं। 24 वर्ष हम पूरा कर चुके हैं और आज भी हम देखते हैं कि 24 वर्ष में जो संसदीय प्रणाली का बागडोर जिनके हाथ में था, उस बागडोर के द्वारा बनाए हुए नीतियों, नियमों के माध्यम से हम कहां तक समावेशी विकास कर पाए। मैं समझता हूं कि इससे बेहतर वह मंच नहीं हो सकता है जहां पर हम इस बात की चर्चा करें, चिंता करें। एक तरफ हम समावेशी विकास की बात करते हैं, उसमें लोकतंत्र की भूमिका की बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि राज्य, समाज, देश के जिस डेवलपमेंट की बात हम सोचते हैं तो उसका मार्ग प्रशस्त होता है संसदीय व्यवस्था के माध्यम से। यदि ये संसदीय व्यवस्था कमजोर हो जाएगी तो फिर हम उन बातों का उम्मीद नहीं कर सकते जिसकी जिम्मेवारी जनता ने हमें दी। आज से 20 वर्ष पहले का अध्ययन करने पर यह लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले रोजगार के लिए लोग, नौजवान तरसते थे। चाहे झारखंड का वो कुछ जिलों को की बात छोड़ दीजिए, तो शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र ये अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़े हुए। कोई विजन, कोई पॉलिसी किसी के पास नहीं था। और एक बात तो मैं कह सकता हूं, 2-2.5 महीने हुए राज्य के वित्त मंत्री के रूप में आप सबों के बीच में हूं, और कोई भी बात मैं कहूंगा तो संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ कहूंगा कि हमारी सरकार ने अब वो सपना देखा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कैसे ऊपर उठाया जाए, और वह भी जात और धर्म के नाम पर नहीं। समाज में रहने वाले सभी वर्ग के जो लोग हैं, कैसे उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान हो सके। कई नीतियां बनाई, कई नई सोच मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने रखा है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक सपना 20 वर्षों तक राज्य के विकास के लिए, समावेशी विकास के लिए कोई सपना
मैं कह सकता हूं, मैंने कहा कि मैं बहुत ही गंभीरता और संजीदगी से इस बात को कहना चाहता हूं, किसी सरकार ने वह सपना नहीं देखा था, और जब आप सपना नहीं देखेंगे तो उस मंजिल तक आप पहुंच भी नहीं सकेंगे। ये पहली सरकार है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कि राज्य के हर क्षेत्र में, हर प्रक्षेत्र में विकास की कल्पना, सपना इन्होंने देखा है, इनकी सरकार देख रही है। अब इसके क्रियान्वयन के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे, मुझे बहुत अफसोस हुआ कल। ऐसा नहीं कि करप्शन आज, और ये कह करके मैं ये जिम्मेवारी से हट भी नहीं सकते, सरकार भी नहीं हट सकती कि करप्शन पहले से था, आज है तो वह जेन्युइन है, ये बात नहीं है। पहले भी था, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, चाहे वो नैतिक भ्रष्टाचार की बात हो, आर्थिक भ्रष्टाचार की बात हो, हिंसक भ्रष्टाचार की बात हो, और आज भी। लेकिन संसदीय व्यवस्था, भारत के संविधान के निर्माताओं ने जो व्यवस्था चलाई है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो विधायिका के लिए सिर्फ यही महत्व नहीं है कि आप सत्र में आए, बैठे, उप समितियों के, विधानसभा के कमेटियों के बैठक में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें और चले जाएं। मात्र विधायिका की जिम्मेवारी इतनी नहीं, विधायिका की जिम्मेवारी इतनी अधिक है, जैसा कि हमारे संबोधन में माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कार्यपालिका के ऊपर निगरानी रखने की जिम्मेवारी भी विधायिका के ऊपर है, और हिंदुस्तान की विधायिका इतनी कमजोर नहीं है कि वो कार्यपालिका के गलत काम में नियंत्रण नहीं कर सके। अब इसके दो पक्ष हो सकते हैं, एक तो आपके अंदर की ललक क्या है, आप चाहते क्या है, और या फिर विधानसभा या किसी ऐसे राजनीतिक मंच पर यदि आपका दायित्व मात्र यही रहता है कि हम सत्ता पक्ष में बैठे हुए सरकार की आलोचना करें, तब तो बात दूसरी है। लेकिन सचमुच आप एक विधायिका की शक्ति लेकर के बैठे हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो प्रखंड स्तर के कार्यालय हो, अनुमंडल हो, या फिर जिला स्तर के या राज्य स्तर के कार्यालय, नियम के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा हो, कोई अधिकारी यदि अपने स्वेच्छाचारिता का परिचय दे रहा हो, मनमानेपन का परिचय दे रहा हो, लापरवाह है, तो मैं समझता हूं कि विधायिका इतनी कमजोर नहीं है कि उनके इस कृत्य के ऊपर विधायिका का नियंत्रण नहीं हो सकता। ये सबको समझना पड़ेगा। कल एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और इस मंच के माध्यम से मैं राज्य के कार्यपालिका को कहना चाहता हूं। हालांकि कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने उसको दूसरे रूप में लिया। विधानसभा के सदस्य माननीय श्री जयराम महतो जी ने कल एक बात कही कि एक वो समय था जब उग्रवादियों के भय से अंचल, थाना, प्रखंड नियंत्रित होता था। कुछ लोगों ने इसे इस रूप में देखा कि क्या आप वही व्यवस्था चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इसके पीछे ये सोच थी कि यदि विधायिका की प्रणाली कमजोर होगी तो फिर से उग्रवाद की प्रणाली मजबूत हो जाएगी झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसीलिए मैंने कहा कि इस मंच से हम कार्यपालिका को भी कहते हैं कि हमारे संस्कृति में, हमारी संस्कृति इतनी आदर्शपूर्ण होनी चाहिए, और विधायिका भी अपनी जिम्मेवारी को समझे। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था है। जनता हमें चुनती है, हम सरकार को चुनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। आप अपनी विधायी शक्ति को जान लीजिए, लेकिन उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में रह करके
कोई हिंसक सोच नहीं रखनी है। इतनी सारी शक्ति है, प्रिविलेज है, कॉल अटेंशन है, जीरो आवर है, और जो घेरा है उससे बाहर तो कोई जा नहीं सकता। इसीलिए समावेशी विकास के बारे में मैं बहुत ही संक्षेप में इतना कहना चाहूंगा। और अभी हमारी बातचीत हो रही थी आदरणीय राज्यसभा के उपसभापति जी से, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उनसे जो बातें हुई मैं बहुत ही संक्षेप में रखना चाहता हूं। और एक वित्त मंत्री होने के नाते, और जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी की सोच है, और जिस तरह केंद्र सरकार से झारखंड के प्रति जो व्यवहार है, चाहे वो राजनीतिक व्यवहार हो या आर्थिक व्यवहार हो, उसमें मैं सुचिता कहीं नहीं देख पा रहा। और तब उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण जी, विश्व का कोई भी देश अगर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो वैसे देश को पूछने वाला कोई नहीं रहता है। झारखंड को भी अगर आगे बढ़ना है तो आर्थिक दृष्टिकोण से झारखंड इतना मजबूत हो कि आंध्रा भी पूछे, केरल भी पूछे, महाराष्ट्र भी झारखंड की चिंता करे। और मैं इस मंच को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और एक वित्त मंत्री होने के नाते हम सबों का ये प्रयास है, हम सब इसके लिए कृत संकल्पित हैं कि हम अपने राज्य के आर्थिक स्रोत को बढ़ा करके कैसे इस राज्य का समावेशी विकास करें, ये इसके लिए हम प्रतिबद्ध। लेकिन चिंता की बात ये, हम केंद्र सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है। केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी होनी चाहिए, जब वो राशि हमें नहीं मिल सकती, नहीं मिलती, जब भारत सरकार के द्वारा ग्रांट्स इन एड में हमको हमारे लिए जो निर्धारित राशि है वो नहीं मिलती, तो झारखंड तो अभी नया राज्य है। केंद्र की अगर ये सोच बनती है कि चूंकि हमारी वहां सरकार नहीं है, इसीलिए उसको दूसरे नजरों से देखे या उधर कम नजर डाले, तो मैं समझता हूं कि जो संघीय व्यवस्था है हमारे संविधान के द्वारा जो दिया गया है, ये कमजोर हो। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं मंच को कि झारखंड की वर्तमान सरकार समावेशी विकास के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, और इसी का एक परिणाम है मैया सम्मान योजना। राज्य की आधी आबादी हमारी महिलाओं की है, 80% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। और एक बात जान ले, इस राज्य को आपसे बेहतर कौन जानता होगा आदरणीय हरिवंश जी, यदि हमारी महिलाएं की सहभागिता न हो तो कृषि प्रक्षेत्र में वो विकास दर हमें नहीं मिल पाएगा जो झारखंड को आज मिल रहा है। और उनके सम्मान की रक्षा अगर किसी ने की है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है, जिनके कारण, जिनकी नीतियों के कारण, नियम के कारण आज राज्य के 55 लाख महिलाओं को, माताओं को, बहनों को 2,500 रुपया प्रति माह मिल रहा है। ये एक मैंने उदाहरण दिया समावेशी विकास का। मैं अंत में, चूंकि आदरणीय सीपी सिंह जी ने भी इस विषय को छुआ है, मैं भी इस विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं। देखिए, अगर आपको कुछ सीखने की ललक हो तो उसके लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं। 1980 में मैं जब पहली बार विधायक हुआ था एकीकृत बिहार में, तो डेहरी ऑन सोन में 6 अनुसूचित जाति की हत्या हो गई। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे और उनको लगा कि एक पढ़ा लिखा लड़का है। कर्पूरी ठाकुर जी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको बोलना पड़ेगा, आप सरकार के पक्ष की ओर से वक्ता होंगे।
मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि मैं चक्षु राय जी 1.5 सेकंड नहीं बोल पाया। पहली बार मैं विधानसभा गया था, मैं तो किंग कर्तव्य विमूढ़ था, एयर कंडीशन का हॉल देखा था, गद्दे, सीट, गद्दा, मैं बोल नहीं पाया था। और कर्पूरी ठाकुर जी ने मेरे ऊपर ये टिप्पणी की कि राधा कृष्ण जी आप होमवर्क करके नहीं आए हैं, बैठ जाइए। उनकी ये 2 पंक्ति आज राधा कृष्ण किशोर को संसदीय व्यवस्था में यहाँ तक पहुंचाया है। अंदर मैंने समझा है कि मैं क्यों नहीं सीखूंगा, और सीखने के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं थी। मैं प्रशाखा में जाता था, क्वेश्चन सेक्शन में जाता था, कॉल अटेंशन सेक्शन में जाता था, सीखा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं परिपूर्ण हो गया हूं, लेकिन सीखने की ललक अगर विधायिका के पास नहीं होगी तो कोई आपको सिखा नहीं सकता।